कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। शहरयार साहब के इस शेर ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और आज मेरी तमन्ना बर आई। मेरी ये तमन्ना थी कि मैं आप सब से हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जो मेरे उस्ताद भी हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊँ। जनाब शहरयार साहब, आपका तखल्लुस इतना खूबसूरत है। तखल्लुस लफ्ज़ इसका ना इस्तेमाल कीजिए, कलमी नाम। कलमी नाम, जी हाँ, मैं तखल्लुस के तौर पर नहीं, उसको कलमी नाम ही कहते हैं। तो ये आपने खुद चुना या आप? नहीं, ये मरहूम खलील रहमान आज़मी साहब की। अच्छा। नहीं, जब मेरे नाम से कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ां के नाम से, अखलाक मोहम्मद ख़ां के नाम से चीज़ें छपती थी। जी हाँ। तो मेरे एक दोस्त से शाह तमकन है, तो उन्होंने कहा यार ये नाम तो अजीब सा लग रहा है। उन्होंने कई नाम सजेस्ट किए। जी हाँ। मेरे नाम का एक हिस्सा कुंवर भी है। जी हाँ। कुंवर के माने हैं प्रिंस। प्रिंस, जी हाँ। तो खलील साहब ने कहा कि तुम इसका कुंवर तुम्हारा कहते भी हो, एक आध जगह शेर में भी इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा कि तुम शहरयार रख लो। अच्छा। तो शहरयार मैंने इस तरह से। तो शहरयार से कोई चीज़ वाबस्ता है या कोई बात या कोई किस्सा? नहीं, उस नाम के उसका कुंवर का इक्विवेलेंट है वो शहरयार। अच्छा, ये वजह है। शहरयार माने भी प्रिंस है। प्रिंस है, ठीक है। अच्छा, इसलिए तो कुंवर कहा ही, कुंवर चूँकि वो। हाँ, कुंवर। हम लोग राजपूत हैं, इसलिए कुंवर हम लोग लिखते हैं नाम के साथ। जी। अच्छा, कहाँ ओरिजिनली आप कहाँ से? भाई मेरे बाबा अजदाद तो यहाँ के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। जी जनाब। चौंढेरा शरीफ एक जगह है, वहाँ से अब ताल्लुक़ हम लोगों का है। अच्छा। लेकिन मेरी पैदाइश हुई आंवला ज़िला बरेली में। अच्छा। मेरी अर्ली एजुकेशन हुई हरदोई में। 1948 से मैं अलीगढ़ में हूँ, तो प्रैक्टिकली मैं अलीगढ़ी का रहने वाला हूँ। जी हाँ, मतलब वहाँ तो शायद 2-3 दिन के लिए मैं कभी गया हूँगा, जो मेरा आबाई मतलब घर है। जी। अच्छा। ज़्यादातर हम लोग बाहर ही गए। जी। तो आप सन 48 में यहाँ आए, तो यहीं आपने तालीम हासिल? मैंने स्कूल की तालीम भी यहीं पर हासिल की। अच्छा। सिटी हाई स्कूल में दाखिल मैं पढ़ता था। जी हाँ। फिर यूनिवर्सिटी में भी 54 में मैं हाई स्कूल किया। उसके बाद सारी तालीम यहाँ पर हुई। और खलील रहमान आज़मी साहब से? इंटरमीडिएट में खलील रहमान आज़मी साहब मेरे उस्ताद थे, पढ़ाते थे। अच्छा। मेरे वालिद साहब मुझको थानेदार बनाना चाहते थे, और उस वक्त थानेदार की क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट थी। जी हाँ। तो बल्कि हाई स्कूल में उन्होंने मेरे फॉर्म में जो डेट ऑफ बर्थ मेरी लिखी, वो हिस्सा उससे लिखी ताकि वो मैं उसके लिए अहल हो जाऊं। जी। तो कुछ बढ़ा दी मेरी एज, लेकिन मैंने फिर पता नहीं क्यों उसको फैसले को इत्तेफाक नहीं किया, और फिर मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा और मैं खलील साहब के साथ रहने लगा। जी। अच्छा। उस वक्त तक मैं, यानी ये लोगों को यकीन नहीं आएगा कि मैं मौजूद शेर भी नहीं पढ़ पाता था। यानी कोई मेरे अंदर शायरी के कोई जरासीम कहीं से नहीं थे। मैं एक हॉकी प्लेयर था, बहुत अच्छा एथलीट था, और मुझे शायरी या अदब से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब खलील साहब के साथ रहने लगा तो कुछ अदब से दिलचस्पी पैदा हुई, और मैंने बीए में समझ लीजिए बाकायदा शायरी शुरू की। अब भी मुझे जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो नहीं मालूम, मतलब ये कि उरूज़ वगैरह से मेरी वाक़ियत बिल्कुल नहीं है। बस मेरे कान मुझे बता देते हैं कि ये मतलब मीटर में है या नहीं। तो इसी तरह से मुझे कोई इरादा नहीं था कि मैं उस्ताद बनूंगा। जी। मैंने मतलब कोई ज़िंदगी में जैसे होते हैं टारगेट कि हमें ये बनना है, करना है। बीए के बाद मैंने एमए साइकोलॉजी में ज्वाइन किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये गलत फ़ैसला किया है, तो मैंने दिसंबर में नाम कटा लिया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो 4-6 महीने 8 महीने बेकार रहा एक तरह से, तो उसमें मैंने जम के शायरी की बहुत सारे। जी। अच्छा, मेरे अंदर शायद ये कुछ मतलब इनहेरिट किया होगा मैंने। जो काम भी करता हूँ मैं दीवानों की तरह से करता हूँ। जब हॉकी खेलता था तो मैं मैटनी शो नहीं देखने जाता था, इसलिए कि मैं प्रैक्टिस मिस नहीं करना चाहता था। जब शायरी शुरू की तो फिर शायरी पर मतलब इतनी तवज्जो लिख रहे हैं और रसालों में भेज रहे हैं। अच्छा, कुछ
अल्लाह मियाँ का मुझ पर करम ऐसा रहा कि मुझे इब्तिदा ही में बहुत अच्छे मैगज़ीन्स में कलाम मेरा शाया होने लगा, जो बहुत आम तौर से नहीं होता, और लोगों की तवज्जो हो गई। और जब मेरा पहला मजमूआ छपा सन 65 में, तो उसकी काफ़ी पजीराई हुई, काफ़ी वेलकम किया गया। क्या नाम था उसका? इसमें आज़म पहले मजमूए का नाम था। इसमें आज़म। इसमें आज़म जी। उस वक्त मैं लेक्चरर नहीं हुआ था, मैं अंजुमन तरक्की उर्दू में नौकर था, लिटरेरी असिस्टेंट की हैसियत से। जी। और 2 रिसाले, एक क्वार्टरली था उर्दू अदब और एक वीकली था हमारी ज़ुबान, इसको एडिट करता था। अच्छा। उससे मतलब ये मेरे वही दोस्त का हमारी कहना ज़ुबान है कि हमारी ज़ुबान, ये वही हमारी ज़ुबान है जो अब भी जिसको निकल रहा अब है। असलम डॉक्टर असलम परवेज़ साहब उसको पता नहीं असलम परवेज़ साहब हैं या खलीक अंजुम उसके एडिटर हैं। असलम परवेज़ साहब। असलम परवेज़ उर्दू अदब के शायद एडिटर हैं। अच्छा, ठीक। जी। खलीक अंजुम हैं इसके, वो दोनों मतलब एक ही है, एक ही अंजुमनी के। तो मेरे एक दोस्त का कहना है कि मुझे इस जो तजुर्बा इसका सहाफ़त का है, एडिटिंग का तजुर्बा है, उसने मुझे शायरी में बहुत फ़ायदा पहुंचाया। कि वो कहते हैं कि तुम्हारे वहाँ कोई चीज़ ज़ायद नहीं होती, यानी कमी का तो एहसास हो सकता है मेरे वहाँ, राइट। लेकिन ज़ायद नहीं होती। तो मुझे उस एडिटिंग से ये फ़ायदा हुआ। मैंने काफ़ी 3 साल तकरीबन नौकरी की। जी। उस ज़माने में जब मैंने एमए किया तो उर्दू में बहुत मुस्तकबिल को बहुत ज़्यादा रोशन नहीं हुआ करता था। जी। तो मैं 61 में एमए किया और 66 में मुझे लेक्चरशिप मिली 5 साल के बाद। जी। लेकिन मैं बेकार नहीं रहा, पहले स्कॉलरशिप मिलता रहा मुझे, फिर उसके बाद अंजुमन में मैं काम किया, फिर लेक्चरर हो गया, फिर उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए। मतलब बहरहाल जो मजमूए जितने छपते रहे, अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी एजाज़ और इनाम ऐसा नहीं है जो उर्दू का हो जो मुझे ना मिल चुका हो। कौन सा एजाज़ ऐसा जिस पर आपको फ़ख्र है कि? नहीं, सभी में से इकबाल सम्मान मिला मुझे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। अच्छा। एक यहिया मुनेरी अवार्ड है, मतलब राजभाषा जो पटना का है। बहादुर शाह जफ़र अवार्ड है, मतलब उर्दू अकेडमी दिल्ली का। गालिब इंस्टीट्यूट का गालिब अवार्ड है, वो यूपी उर्दू अकेडमी का अवार्ड है। वो सारे अवार्ड जितने भी हो सकते हैं जो तवक्को किए जा सकते। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो 87 में मुझे मिला। अच्छा। और कई जगह मैंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। जी। फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फ्रांस गया, बेल्जियम गया, इटली गया, कई जगहों पर मैं तारीफ डेलीगेशंस, चाइना गया। अच्छा। पाकिस्तान गया, मतलब डेलीगेशंस में। तो साहित्य अकेडमी के 10 साल का उसका एडवाइजरी बोर्ड, उर्दू एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा मैं। आजकल फिर मैं उसको उर्दू एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ। जी। और यहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर रहा मैं, लेक्चरर कॉन्स्टिट्यूंसी से। कोर्ट का प्रोफेसर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्टेड मेंबर रहा। फिर 2 बार जो राइटर्स, उर्दू राइटर वाला जो कैटेगरी है, उससे 2 बार कोर्ट का मेंबर रहा। जी। तो ज्ञानपीठ अवार्ड कमेटी का मेंबर था मैं, जिसमें सर जाफरी को दिया है। अब भी मैं ज्ञानपीठ अवार्ड कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा। और ये वो जो दूसरा अवार्ड है उसकी भी कमेटी का मेंबर रह चुका हूँ। साहित्य अकेडमी की मुख्तलिफ ज्यूरीज़ का मेंबर रह चुका हूँ। जो कतर का अवार्ड होता है वो भी उसकी ज्यूरी का मेंबर रहा हूँ कई अवार्ड्स में। वाह। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी में भी मैं शायरी की वजह से लेक्चरर हुआ, शायरी की वजह से रीडर हुआ, शायरी की वजह से प्रोफेसर हुआ। मैंने सिर्फ पीएचडी ज़रूर कर लिया, लेकिन कोई एकेडमिक काम उस तरह से नहीं किया। पढ़ाया जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ, लेकिन कोई सेमिनार्स में हिस्सा लेना और मकाले लिखना और ये करना, ये सब नहीं। बल्कि हाशिम अली साहब जो वाइस चांसलर थे, वो कहने लगे शहरियार शेक्सपियर का अपार्टमेंट नहीं होगा, शेक्सपियर जिसने किताब लिखी उसका अपार्टमेंट हो जाएगा। मैंने कहा साहब ना हो, लेकिन बाहर उन्हीं के ज़माने में प्रोफेसर हुआ। तो और यानी अपनी शराइत पर कोई, मैंने अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी इज़्ज़त और आबरू के साथ मैं रिटायर हुआ। जी। और जितने मेरे शागिर्द हैं सब मेरे बहुत इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैंने डिपार्टमेंट से जिस रोज़ रिटायर हुआ तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं कोई एकेडमिक काम नहीं करूँगा,
सिर्फ शायरी करूँगा। तो उसके बाद से मैं किसी न तो एग्ज़ामिनर होता हूँ, चाहे पीएचडी का हो, चाहे एमए का हो या वाइवा हो, ये सब कुछ मैं नहीं करता। ना सेमिनार्स वगैरह में, मजबूरन चला जाता हूँ किसी तकल्लुफ़ में। अभी ऑफिस तो आपका है ना उर्दू डिपार्टमेंट में? नहीं, मेरे उर्दू डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। मैं ऑफिस कोई नहीं, मैं ये मेरा घर ही सब कुछ है। जी, वो तो खैर मैं देख सकता हूँ। हाँ। लेकिन आप किस सन में आप रिटायरमेंट आपका हुआ? मैं 96 में, 12 साल हो गए मुझको रिटायर। अच्छा। लगता नहीं है आप रिटायर भी, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा बिजी हो गए। हाँ, नहीं बस मैं पहले भी जब रिटायर नहीं हुआ था तो मैंने उसको मतलब मसला ज़िंदगी में नहीं बनाया था, यूनिवर्सिटी को, तालीम को। जी। मैं उतना ही पढ़ता था जितना ज़रूरत थी, यानी बहुत। बल्कि रिटायर होने के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया जी। कि साहब आपको एडल्ट एजुकेशन से कोई दिलचस्पी है? मैंने कहा मुझे एजुकेशन ही से दिलचस्पी नहीं है, एडल्ट एजुकेशन पे बहुत दूर की बात है। तो बल्कि सुरूर साहब इस पर हंसते भी थे, कहते देखो शहरियार कहता है एजुकेशन से कोई दिलचस्पी नहीं है। किस उम्र के किस हिस्से में आपको एहसास हुआ कि आप शायर हैं? अब अच्छा खासा मैच्योर था, मैं बीए में पढ़ता था। अच्छा। हाँ, तो अच्छा मैच्योर आदमी था मैं। और आज तक यानी मेरे सारे जितने फिल्म में जाना है, प्रोफेसर होना है, मतलब दुनिया का सफ़र करना है, आज तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। अच्छा, जैसे होता है ना ग्राफ के, जी, ये किया, फिर उसके बाद ये हुए, फिर उसके बाद ये हुए, स्टेप बाय स्टेप। मेरे वहाँ कोई वो नहीं है, सब एक्सीडेंट के साथ है। एक्सीडेंटल मतलब मुलाकात खलील साहब से हुई, एक्सीडेंटल मतलब मैं शायर हुआ, एक्सीडेंटल मैंने एमए उर्दू में किया, यानी कोई इसमें लॉजिक नहीं है। अच्छा। ना मैंने कोई प्लान किया था कि मुझे ये बनना है या मैं बनना चाहता हूँ। फिल्म में जाना भी इत्तेफाक है, मतलब फिल्म में मेरे कोई इरादा नहीं था फिल्म में जाने का, या कोई कोशिश मैंने कभी नहीं की। इत्तेफाक से मुज़फ़्फ़र अली यहाँ पर पढ़ते थे, जब मैं शायर के हिस्से से वो मुझे पसंद करते थे, और मुसव्विर थे, हम एक दूसरे को जानते थे। मेरा पहला मजमूआ उनके पास था। कुछ दिनों के बाद उनका एक ख़त आया कि साहब मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, उसमें आपकी 2 गज़लें इस्तेमाल करूँगा। 2 गज़लें इस्तेमाल की उन्होंने, जो उसमें गमन में हैं। तो पहली जो फिल्म आपकी है वो गमन है? गमन है। सीने में जलन, आंखों में तूफान, से शहर में हर शख्स परेशान से क्यों है, परेशान से, ये अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो। तो फिर उसके रिकॉर्ड रिलीज़ पे उन्होंने बॉम्बे बुलाया और मुझसे कहा कि भाई मैं यार कोई लखनऊ पर एक कोई ऑथेंटिक फिल्म बनाना चाहता हूँ। और सत्यजीत रे ने भी जो बनाया शतरंज की राय, वो कुछ ऑथेंटिक नहीं है उसमें। तो मैं ज़ाहिर फिक्शन ही पढ़ाता था हमेशा, तो मैंने नावल सजेस्ट किया, मैंने कहा उमराव जान जो है उसको बुनियाद बनाया जा सकता है। तो उन्होंने फिर उसका प्लान किया। और अच्छा, तो ये मुज़फ़्फ़र अली को आपने ही सजेस्ट किया कि उमराव जान पर काम किया? हाँ, अच्छा। ये मेरा ही है, अगरचे इसका एतराफ़ वो कहीं ज़्यादा करते नहीं हैं, लेकिन ये सजेशन मेरा ही था। अच्छा अच्छा। और उसमें काफ़ी मैं इन्वॉल्व रहा उसके मेकिंग में, और ज़ाहिर है कि काश में मिला होता उस ज़माने में आपसे। वो इत्तेफाक से वो कामयाब भी हो गई फिल्म। अब वो एक तरह से मेरी पहचान बन गई है। पहले तो मैं बल्कि कहता भी था कि मैं अदब, अपनी अदबी अहमियत की वजह से फिल्म में आया, अब फिल्म की अहमियत की वजह से अदब में आ रहा हूँ। बहुत से लोग जो हैं वो अब मुझे इसी से जानते हैं कि उमराव जान फेम, मतलब पहले मुझे थोड़ा तकल्लुफ़ भी होता था ये अपने को आइडेंटिफाई करने में, लेकिन अब मैं खुद भी तारुफ़ करा देता हूँ, ताकि ये बहुत आसान तारुफ़ है। और इल्म और फिल्म में अब इतना बड़ा फासला नहीं है। अगर आप देखें तो वो अलग बात है कि किस तरह से आप फिल्में बना रहे हैं। अगर आप इल्म को लेकर फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म में इल्म आ सकता है, क्यों नहीं? हाँ, नहीं मतलब ज़ाहिर है मैं तो, यानी लोगों ने कहा कि साहब आप क्यों नहीं, तो मैंने कहा देखिए जिस तरह की शायरी मैं कर सकता हूँ, जी हाँ, वो शायरी फिल्मों में इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो बिला वजह मैं वहाँ पर जो लोग जिस तरह की चीज़ें लिखी जा रही हैं वो ठीक लिख रहे हैं, वो तो मैं उसको कोई इन्फीरियर चीज़ नहीं समझता, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता जब तक उसमें कहानी न हो, उसमें कोई गाना इंटीग्रल पार्ट न हो उसका। तो फिल्म ऐसी फिल्म, यानी उमराव जान ऐसी फिल्म है कि जिसको कंप्लीट इसीलिए है कि उसमें कोई चीज़ आप निकाल नहीं सकते,
मतलब हर चीज़ जो है वो उसमें यही फन पारे की यही खूबी फन होती पारे है की कि मिसाल उसको आप कम या ज़्यादा न कर सकें। ना कर सके जी। तो उस एतबार से वो फिल्म हर एतबार से वो कामयाब है, और जिसने भी फिल्म देखने का थोड़ा बहुत भी शौक़ है उसने वो फिल्म ज़रूर देखी है। दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको हिंदुस्तानी फिल्मों से थोड़ी बहुत दिलचस्पी हो और उसने उस फिल्म को ना देखा और कई बार ना देखा हो। तमाम शायरी आपकी है उसमें? सब शायरी मेरी है उसमें, क्लासिकल वो यानी कि उसमें जो अगर कुछ खुसरो का जैसे वो है वो तो बाबुल वगैरह है, तो या क्लासिकल जो सिखाया जा रहा है वो ज़ाहिर है वो तो लफ्ज़ उसमें ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन जो 5 गाने हैं, जो 4 आशा ने गाए हैं और एक तलत अजीज़ ने गाया है, वो 5 गाने मेरे लिखे हुए हैं। अच्छा। और उसके अलावा भी जो शायरी उसमें इस्तेमाल हुई है वो भी मेरी शायरी है, बहुत शायरी इस्तेमाल हुई उसमें। अच्छा। और ज़्यादातर मेरे ही शेर हैं। अच्छा, वो किस तरह से मुझको रुसवा किया गया, गैरों को नाम मेरे लहू से लिखा गया, ये भी मेरा ही शेर है। जब भी मिलती है मुझे अजनबी लगती क्यों है, ज़िंदगी रोज़ नए रंग बदलती क्यों है, और बहुत से शेर हैं। अच्छा। जो मेरे इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अब जो आपने ये वाली फिल्म देखी जो अभी जो बनी दोबारा? नहीं, मैंने सिर्फ उसके ऐड देखे, फिल्म ही देखी। अच्छा किया। वो ऐड में वो असल में बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पर उन्होंने उसका मुकाबला उस फिल्म से किया। वो ना करते तो शायद वो कुछ दिनों चलती भी। मैं समझता हूँ मुकाबला तो करना बिल्कुल टोटली एक वो ऑरेंज और एप्पल वाली बात है, क्योंकि उसमें कुछ वो सब कुछ है ही नहीं जो उमराव जान का जो नहीं, मकसद ही नहीं। देखिए वो तो मकसद, उन्होंने फिल्म बनाई, मुजफ्फर को लखनऊ डिपिक्ट करना था, एक ख़ास दौर को, पूरे दौर को, उसके कल्चर को, उसकी ज़ुबान को, उसके लिबास को, उसके मतलब जेवरात को, हर चीज़ को उसमें उसने बहुत रिसर्च करके मुजफ्फर ने काम किया। हाँ, पढ़ लिख कर किया है काम। हाँ, बहुत यूं ही नहीं बना दी। जैसे सत्यजीत रे फिल्में बनाते हैं, तकरीबन मुजफ्फर का स्टाइल भी वही पूरा पेंटिंग कर लेते हैं पहले तमाम सीन्स की, और फिर उसके बाद शूट करते हैं। अच्छा। तो बड़ी मेहनत करते हैं उसमें, और बड़ा एस्थेटिक क्वालिटी उस शख्स के वहाँ गैर मामूली है। बल्कि सुना ये भी है कि आशा भोसले और आप साथ साथ बैठे और तलफ़ुज़ और ये सब पर नहीं, वो लोग बहुत गैर मामूली लोग हैं। अच्छा। दोनों बहनें जो हैं वो खुद अपनी बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा। वो रिकॉर्डिंग एक बार में मुतमईन नहीं होते, वो हमेशा ये कहते हैं कि नहीं भैया फिर से कर लो यार, अगर ज़रा सा उनको शुबा हो जाए कि हम कहीं तो कहती हैं। आप मौजूद थे रिकॉर्डिंग में? हाँ, रिकॉर्डिंग में था, सारे गानों की रिकॉर्डिंग में मौजूद था। इस वजह से खयाम साहब ने शर्त भी रखी थी कि साहब ये रिकॉर्डिंग पर शहरयार साहब जरूर मौजूद होंगे। अच्छा। तो मुझे कई बार जाना पड़ा, और बीच में मुहर्रम आ गए तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई, फिर मुझे जाना पड़ा कई बार। अच्छा। काफ़ी वक्त मेरा उसमें ज़ाया हुआ, मतलब उस फिल्म में। पहले उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे जयदेव, ओरिजिनली जयदेव म्यूजिक डायरेक्टर थे। अच्छा, जिन्होंने वो खुसरो का एक रिकॉर्ड निकाला था बहुत पहले। हाँ जी। नहीं, वो गमन में उन्हीं का है म्यूजिक, उन्हीं का है। गमन में उन्हीं का म्यूजिक है। बहरहाल जो भी हुआ बेहतरी के लिए हुआ, और खयाम साहब ने भी अपनी काफ़ी मेहनत की काफ़ी। और आशा जी का तो वो मतलब करियर बेस्ट वो हो गया, और वो कहती हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ बाहर परफॉर्मेंस के लिए, तो मुझे 4 गाने तो उमराव जान के सुनाने होते ही हैं। हाँ, और उसके अलावा और बाकी गाने भी सुनाती हूँ। और अब अभी जो उन्होंने अपना बेस्ट सॉन्ग्स का रखा है, तो उसमें दिल चीज़ क्या है उसका रखा, नाम ही रखा दिल चीज़ क्या है। अच्छा। हाँ, बेस्ट सॉन्ग्स का उनका भी कलेक्शन एक आया है। उसमें एक जगह वो दिल चीज़ क्या है में जब वो आलाप आता है, लगता है सारंगी बज रही है। हाँ, और आशा ये मतलब मैं इतने डिटेल्स में मैं नहीं गया कि म्यूज़िक में क्या, तो सारंगी तो इस्तेमाल हुई इसमें। हाँ, हुई है, लेकिन वो सभी समझते हैं एक जगह वहाँ सारंगी है, और वो आशा जी ने उसकी मुर्कियाँ हैं आशा जी। दोस्तों
तो खैर वो तो बहुत टैलेंटेड हैं वो दोनों बहनें जो हैं, और जाहिर है कि इतनी शोहरत जो है बिला वजह नहीं होती है। और बड़ा मतलब उन्होंने काफ़ी रिहर्सल वगैरह की हैं और मेहनत करके। उनको भी खैर किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी गैर मामूली फिल्म बन जाएगी। ये तो मेरे ख्याल में किसी को भी उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं था। खयाम को इतना अंदाज़ा था, बल्कि शुरू में जो फर्स्ट 2-3 वीक में तो बहुत स्लो तो उसका प्रोग्रेस थी और लोगों कह रहे थे फ्लॉप हो गई फिल्म और नहीं चलेगी। फिर उसने पिकअप किया और 4 नेशनल अवार्ड मिले उसको, और बहरहाल वो अपनी जगह है। लेकिन गमन और उमराव जान के अलावा आपने किसी फिल्म में? नहीं, मैंने एक फिल्म यश चोपड़ा ने बनाई थी फासले जी, उसके गाने लिखे थे, शिव हरी का म्यूज़िक था उसमें। अच्छा अच्छा। वो फिल्म फ्लॉप हो गई, मतलब नहीं चली। उसके अलावा मुजफ्फर की फिल्म अंजुमन, उसके गाने मैंने लिखे थे। उसमें शबाना आज़मी का, शबाना आज़मी और भूपेंद्र के हैं। वो लखनऊ का जो चिकन वर्कर्स पर, वो भी उसका वीडियो तो बना, लेकिन सिनेमा हॉल में वो रिलीज नहीं हुई मेरे ख्याल में, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला कुछ। उसके अलावा मैंने मुजफ्फर ने एक फिल्म बना रहे थे जूनी, कश्मीरी पोइटेस हब्बा खातून पर। अच्छा। उसके सारे गाने लिखे, वो गाने रिकॉर्ड हो गए। उसका 1/3 बन भी चुका, बहुत अच्छा बना है जो बना, लेकिन कश्मीर के हालात नॉर्मल हो गए तो वो फिल्म एक और फिल्म दामन जो HMV वाले बना रहे थे, उसके सारे गाने रिकॉर्ड हो गए और बड़े अच्छे गाने थे, लेकिन वो भी गाने ज़ाहिर है वो मुजफ्फर में और HMV में कुछ इख्तलाफ हो गया, वो भी ड्रॉप हो गई। अब मुजफ्फर साहब एक नई फिल्म आजकल बनाने के उसमें हैं, नूरजहाँ पर। नूरजहाँ पर, अच्छा। हाँ, नूरजहाँ जहांगीर। अब वो इसका स्क्रिप्ट वगैरह तैयार हो रहा है, ज़्यादा उसमें भी गाने। अच्छा, लिखने तो आप ही लिखेंगे उसमें इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो है दामन या जो आपने जूनी, इसमें गुलकारा या गुलकार? हाँ, उसमें कई लोग थे, उदित नारायण और सुरेश वाडेकर और आशा भोसले। अच्छा। उसमें तो आशा ही थी, जो जूनी है उसमें वो चूँकि वो औरत की कहानी है। अच्छा। तो आशा ही नहीं सब गाने गाए, बड़े अच्छे गाने हैं वो। अच्छा। और उसमें भी उन्होंने अपनी जौहर दिखाया है। ज़्यादातर तो ये होता है कि जब आप जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जब किसी शायर की शायरी जाने लगती है तो धीरे धीरे वो भी मूव हो जाते हैं बॉम्बे के अंदर, लेकिन बस अल्लाह मियां ने मुझे महफूज रखा थोड़ा सा। मुझे इसमें एक तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद आदमी किसी काबिल नहीं रहता। जी जी। इसलिए कि वो जितनी इज़्ज़त आबरू का आदी हो जाता है बहुत, वो उस इंडस्ट्री में आम तौर से मैसर नहीं आती। जी जी। तो फिर यह कि मेरे बीवी जहाँ पर तो बच्चे पढ़ रहे थे तो मैं छोड़ के नहीं जा सकता था इस तरह से, और मेरा फ़ैसला मेरे ख्याल में सही था, इसलिए कि मेरे वालिद साहब मरहूम थानेदार थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही गुर की बात बताई थी कि आदमी को ये तो मालूम बहुत देर में होता है कि क्या कर सकता है, लेकिन ये बहुत आसानी से मालूम हो जाता है क्या नहीं कर सकता। उसको कभी नहीं करना चाहिए, वरना बहुत जलील होता है आदमी। तो मुझे बहुत सी चीज़ें मालूम हैं कि बज़ाहिर तो ये गाना लिखना धुन पर कोई सा मुश्किल काम नहीं है, और जिस तरह के गाने लिखे जा रहे हैं तुकबंदी, वो भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं उस आसान काम को नहीं कर सकता, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल मालूम होता है। जी जी। वो आसान काम मुझे बहुत दुश्वार आम फहम बात। हाँ नहीं, मैं आम फहम तो मैं मेरे जो शायरी है, मैं उर्दू के उन शायरों में इस वक्त हूँ जो देवनागरी या हिंदी वालों में उतना ही मकबूल है जितना उर्दू में, बल्कि शायद मैं हिंदी में ज़्यादा मकबूल हूँ। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं बहुत कम्युनिकेटिव हूँ। मेरे ज़ुबान जो होती है वो काफ़ी आम फहम होती है, यानी थॉट कंटेंट भी होने के बावजूद मैं जो ज़ुबान इस्तेमाल करता हूँ वो बहुत कम्युनिकेटिव होती है। ठीक। तो इसलिए मुझे उसमें फिल्म में लिखने के लिए कोई दुश्वारी उस तरह की नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख सकता, बहुत से काम हैं जो मैं नहीं कर सकता। सिर्फ मैं समझता हूँ कि मुंबई में सिर्फ यही नहीं है कि लिखना, लेकिन फिर इसके अलावा और भी
चीज़ें हैं कि हाँ, वो बहुत, वहाँ की देखिए सियासत, वहाँ जो की चीज़, मिलना। जिस चीज़ को आप कहते हैं पैसा और शोहरत, तो ये तमाम चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं। आदमी को बड़ी बड़ी ज़िल्लतों से गुजरना पड़ता है और उसके लिए काफ़ी मतलब प्रॉब्लमें करनी होती हैं। तो अब वो रास्ता बहुत से लोग हैं नहीं, मतलब हमें तो बताया गया था, मतलब कहानियाँ सुनते थे कि 2 रास्ते हैं, एक 6 महीने का है जिसमें शेर हैं और अजगर हैं और बनाना है, और 1 साल भर का है जिसमें आँख नीचे चले जाओ। तो हमने साल भर वाला रास्ता अख्तियार किया है। तो हम वो शेर और अजगर और तमाम से गुजर के मतलब। जी, कोई एक्सपीरियंस आपका जो हमसे शेयर करना चाहते हैं बॉम्बे का? बॉम्बे का एक साहब ने पूछा था, एक विपिन हांडा थे जो इंटरव्यू किया करते थे जी, तो उन्होंने एक दिन मतलब जो इंटरव्यू कर रहे थे पूछा बॉम्बे के बारे में आप बता सकते, तो एकदम से मेरे जहन में आया कि हर जगह आदमी दूसरे से झूठ बोलता है, बम्बई में आदमी अपने से झूठ बोलता है। अच्छा, वाह। रोज़ ये कह के सोता है वो कि सुबह मैं हूँगा और कुछ नहीं होगा। तो ये मतलब बॉम्बे में और दूसरी जगहों में फ़र्क यही है कि वहाँ आदमी अपने से झूठ बोलता है और उस झूठ के सहारे जिंदा रहता है बहुत दिनों तक। कभी कभी उसका झूठ सच हो जाता है। और आप उसके लिए तैयार नहीं हैं? नहीं, मैंने ख्वाब ही नहीं देखा उस तरह का। मुझे मतलब अल्लाह ने मतलब है कि कनात जो है, तवक्कुल और कनात जो सूफिया के वहाँ है, वो मेरे अंदर कुछ इन बिल्ट है। मतलब मुझे पैसा चाहिए, मैं आराम से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और कंफर्ट्स का भी मुझे बहुत, मोटर भी है मेरे पास, एसी भी है, सब कुछ है। लेकिन वो उसके लिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा यानी ऐसा कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया जिस पर मुझे खुद अपने आप से शर्मिंदा होना पड़े। जी, मैंने सही जगह पहुंचने के लिए सही रास्ते को आम तौर से न खुद भी अख्तियार किया है और मेरे जितने मुताल्लिकीन हैं, जो चाहे दोस्त हो चाहे मेरे बच्चे हो, मैं उनको इस बात में यकीन दिलाता हूँ कि फेयर प्ले जो है वो बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में अच्छे शौरा फिल्म इंडस्ट्री में ख़ासकर, मैं अभी उसी पर रुका हूँ, की ज़रा कमी है थोड़ी सी। और जो ज़माना था शकील बदायूनी का, साहिल लुधियानवी का और हसरत जयपुरी का, वो ये देखिए हम लोगों को हमेशा माजी जो है वो हमेशा अच्छा ही लगता है। जी, ऐसा नहीं है। देखिए तब्दीली जो है वो एक ऐसा अमल है जो इनएविटेबल है, इसको रोक नहीं सकते आप तब्दीली के अमल को। और वो हर ज़माने वाले लोग यही कहते हैं कि हमारा ज़माना ज़्यादा बेहतर था और ये ज़माना कुछ ज़वाल का हमेशा। अब जो ज़िंदगी जिस तरह की आ गई है, जिस तरह के मतलब ऑप्शंस हैं, इतनी चीज़ें हैं, भाई वो चीज़ें भी मौजूद हैं जिस तरह की मतलब लोग गज़लों का कैसेट ख़रीदते हैं। ये आपको सुन के हैरत हो, किसी म्यूज़िक शॉप चले जाइए, सबसे ज़्यादा गज़ल का कैसेट बिकता है, जबकि 60 रुपये होती है उसकी कीमत, और फिल्म का कैसेट 30 रुपये का होता है, लेकिन बिकता है गज़ल का कैसेट ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ों को पसंद करने वाले या चीज़ों को परखने वाले मौजूद नहीं हैं। अच्छे गाने भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन अब जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में जब चीज़ें बन रही हैं तो उसमें इतने ऑप्शंस हैं नहीं। पहले एक मोटर होती थी मारुति, वो सभी खरीदते थे, अब मारुति की भी 50 तो उसमें हैं, जी, तो आपका चॉइस बहुत है। क्या उर्दू की खिदमत हो रही है फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, उर्दू तो जाहिर, देखिए अब तो फिल्में, सारी फिल्में और सीरियल सब शहरी ज़िंदगी बन रहे हैं और शहर की ज़िंदगी की ज़ुबान ही उर्दू है। ये बहुत हमेशा से है। जैसे जैसे शहरी ज़िंदगी का जोर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उर्दू तरक्की करती जाएगी। यानी शहर में ज़ुबान ही उर्दू बोली, गांव देहातों की बात दूसरी। हाँ, तो वहाँ अपनी बोलियाँ बोली जाती हैं, जो भी है, तो दूसरी ज़ुबानें बोली जाती हैं। अब तो कोई देहात तो आता ही नहीं कहीं पे, किसी सीरियल में आपने देहात नहीं देखा होगा, शहर आता है तमाम, सिर्फ शहर ही शहर है, मतलब, और वो भी पैसे वालों का। तो पैसे वालों ये हमने नोटिस नहीं किया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, तो सब पैसे वाले हैं, करोड़ों रुपए की बात होती है उसमें। तो वो ज़ुबान जहाँ भी देखिए, जब आप अच्छी तरह रहना शुरू करते हैं तो एक ख़ास तरह का सोफिस्टिकेशन आपको चाहिए, एक ख़ास तरह का लिबास हो, एक ख़ास तरह का वजह हो, आपके पास मतलब म्यूज़िक सिस्टम हो बहुत नया किस्म का, ज़ाहिर है उसके लिए मेहंदी हसन भी हो और मतलब बालबानो भी हो और ये भी हो, तो वो खुद ब खुद उर्दू। यानी आप सारे होटल्स में जाके बार्स के नाम देख लीजिए,
खयाम और फलाना ये सब यही पूरा है। वो यानी वो तहजीब जिसको आप कह सकते हैं सोफिस्टिकेशन जो है जी हाँ, वो उर्दू से ख़ास मंसूब है। मंसूब है। तो जहाँ भी सोफिस्टिकेशन पैदा होगा, शहरियत बढ़ेगी, वहाँ उर्दू उर्दू होगी। फ्लोरिश करेगी। और उर्दू नेचुरल ज़ुबान है, राइट। वो और- उर्दू कोई मतलब आर्टिफिशियल नहीं। जी वो हाँ, ज़ुबान जो है उर्दू का एक सबसे बड़ा जो ताकत रही है कि उर्दू ने मतलब आम आदमी का चलन जो है उसको कभी नहीं छोड़ा। जी और वो कोई तासुब उसको नहीं, किसी लफ्ज़ को लेने में, किसी चीज़ को वो करने में, प्योरीफाई वगैरह करने का तसव्वुर जो है वो नहीं है। वो उर्दू में नहीं है। जी हर तरह का तलफ़ुज़ जो है वो पंजाबी बोले तो भी वो एक्सेप्टेबल है, बिहार का बोले तो भी एक्सेप्टेबल है, हैदराबाद का लोग बोले तो भी। तो मुस्तकबिल क्या है उर्दू का? बहुत और रोशन है। बहुत रोशन है। अगर जितना हिंदुस्तान का मुस्तकबिल रोशन है उतना ही उर्दू का मुस्तकबिल रोशन है। हिंदुस्तान अगर सही रास्तों पे जाता रहेगा तो उर्दू भी सही रास्तों पे जाती रहेगी। और बॉलीवुड पर तो अच्छा खासा उर्दू का गलबा है। हाँ वो तो देखिए, मैंने कहा ना, शहरी ज़िंदगी का जब अक्कासी होगी तो उर्दू के अलावा कोई चारा ही नहीं है। वो ज़ुबान जो है वो शहर की ज़ुबान है। उसका ताकत भी है, कमज़ोरी भी है कि उसका कोई मतलब बेस देहात में नहीं है, गांव में नहीं है, वो किसी बोली से नहीं मतलब उस तरह से रिलेटेड है। और उर्दू अदब का मुस्तकबिल है। उर्दू अदब का भी वैसे ही है जैसे अदब, सारे अदब का मुस्तकबिल है। पूरी दुनिया में अदब का जो हर्ष होने वाला है वही उर्दू का भी होने वाला है। मतलब उर्दू में फिर भी अब भी दीवाने बहुत ज़्यादा हैं। तो जहाँ दीवानगी मतलब चीज़ों को फ़ायदे और नुकसान से नहीं तोला जाता है, वो उर्दू वालों में बहुत हैं। तो इसलिए वो अदब का मुस्तकबिल है। जितने मशायरे हिंदुस्तान में होते हैं दुनिया में कहीं नहीं होते। जी हाँ, ये तो बात है। रोज़ मेरे ख्याल में 10 मशायरे रोज़ जो होते हैं ऑल इंडिया मशायरे होते हैं, जिसमें एक मशायरे में 16, यानी एक वक्त में 150 शायर उनको रोज़ चाहिए। 150 शायर मतलब जब मुस्तकिल घुमा रहे हैं और बहुत पैसा मिल रहा है, न सिर्फ यहाँ मिल रहा है पैसा बल्कि बाहर भी मिल रहा है। अमेरिका में भी मिल रहा है, दुबई में भी मिल रहा है, और कतर में भी मिल रहा है, और मस्कत में भी मिल रहा है, सब जगह। अमेरिका में कितनी मरतबा आप तशरीफ़ ला चुके हैं? मैं 5 बार जा चुका हूँ अच्छा। मुख्तलिफ वक्फों के साथ। लास्ट में गया था 93 में, शायद 94। मैं क्यों ना ताज कनेक्शन अपने रेडियो, अपने टेलीविज़न एंड रेडियो के प्रोग्राम में आपसे वादा ले लूं कि अगर हम बुलाएं आपको नॉर्थ कैरोलिना में तो आप तशरीफ़ लाएंगे? आप जरूर आऊँगा। जी अच्छा। वहाँ उसमें अब तो मुशायरे जो होने लगे, मैं अभी पिछले बार भी उन्होंने बुलाया था, मैं लास्ट मोमेंट पर मैं नहीं गया। जी वो 16 मुशायरे होने लगे हैं। जी हाँ, और वो पूरा ग्रुप। वो पूरा उनका तो मैंने अब किसी उनसे कहा है कि भाई अगर आप मुझे 4, 6, 7 मुशायरों तक रखें, जहाँ मेरी पसंद है तब तो जी। मुझे, तो शायद मुझे बुलाएं इस बार, इम्कान तो है। जी हाँ। बल्कि अब्दुल्ला साहब और वो जो नैयर जहाँ हैं, वो कुछ जी हाँ। जश्न वश्न मनाने के उसमें भी राइट। कुछ। आपके कंटेम्प्रेरी शोरा में अगर कोई जहन में आपके पहले आए तो क्या नाम आएगा? नहीं, बहुत से शायर हैं, वो अमेरिका में ही रहते हैं। अहमद मुश्ताक हैं, तब पाकिस्तानी शायर हैं वैसे वो। अच्छा। अच्छे शायर हैं। जी। मोहम्मद अलवी हैं अहमदाबाद में, बलराज कोमल हैं, मतलब ज़्यादा सीनियर हैं थोड़े से, और बहुत से शायर हैं, नए शायर भी बहुत से अब नए पैदा हो रहे हैं, अच्छे शायर। शायरी अब यानी इत्तेफाक की बात यह है कि पिछले 30 साल में शायरी इस तरह की हुई है, अब बुरे शेर कहना बहुत मुश्किल काम है। जी। अच्छे शेर कहना भी मुश्किल काम है, लेकिन बुरे शेर कहना भी बहुत मुश्किल वो ज़्यादा मुश्किल काम है। अब एक सबसे मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका अपना पसंदीदा शेर कौन सा है? अब मेरा देखिए, मुझे तो सभी चीज़, जैसे देखिए किसी भी तख्लीक़कार से पूछा जाए कि कौन सी चीज़ अच्छी, जैसे बच्चा, सब बच्चे अच्छे मतलब, बिल्कुल। तो इसी तरह से शेर भी मेरे सब, मुझे अपने सब पसंद हैं। और मैंने नापसंदीदा शेर तो यहाँ से कागज़ से मतलब बाहर जाता ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं ख़राब शेर नहीं लिखता हूँ तो वो यहीं रह जाते हैं जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि वो शेर में कोई नयापन नहीं है। मेरा यानी मेरी गज़ल कहने का मतलब, मेरे पहले मिसरे से आप दूसरे मिसरे को डिपिक्ट वो नहीं कर सकते, सकते, जबकि आम तौर से होता है।
तो मेरा बिल्कुल ये जब है कि ख्वाब से रिश्ता है हमारा, दिन ढलते ही दिल डूबने लगता है। वाह 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 वाह। ये क्या जब बात। है, मतलब ये नहीं जिस ख्वाब का रिश्ता होने के बाद भी दिन ढलते ही दिल डूबने लगता है हमारा। और बहुत से शेर मेरे हैं जो, उनके पीछे न चलो, उनकी तमन्ना ना करो, साए फिर साए हैं कुछ देर में ढल जाएंगे, साए फिर साए हैं कुछ देर में ढल जाएंगे। वाह, बहुत खूब। बहुत वो जैसे वही है ना, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। एक शेर मेरा है अब भी अपने जीने के जवाब मैंने, कि यही एक वहम है जो और कुछ जीने की हसरत है। यही एक वहम है जो और कुछ जीने की हसरत है, कहीं पर है कोई ऐसा जिसे मेरी ज़रूरत है। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। यही एक वहम है वाह, जो और कुछ जीने की हसरत है, कहीं पर है कोई ऐसा जिसे मेरी ज़रूरत है। कहीं पर है कोई ऐसा जिसे मेरी ज़रूरत है। वाह। तो मेरा तो यही है कि साहब, इस दुनिया की जो खूबसूरत दुनिया है, इसकी खूबसूरती में जितना भी इजाफा किया जा सके वो करना चाहिए, जिसको जितनी भी साथ हो उसके एतबार से। अगर खूबसूरती में इजाफा न कर सके तो उसको बदसूरत बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ना की जाए, ये बहुत खूब। हमारी ऑडियंस से आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि साहब, अदब और शायरी जो है ये बेकार चीज़ नहीं है। दुनिया के जितने बड़े साइंटिस्ट, जितने बड़े मतलब यानी माहिरीन रहे हैं, उन सब को म्यूज़िक से, पेंटिंग से, शायरी से, इसलिए कि इमेजिनेशन जो है उसकी बुनियाद जो है वो अदब है। तो अगर अनइमेजिनेटिव दुनिया होगी जो दूसरे को दुख नहीं समझ सकती, बस जंग में आप शरीक नहीं होते, लेकिन जंग को आप इमेजिन कर सकते हैं कि जंग कितनी हौलनाक चीज़ है। तो जब तक आप इमेजिन करते रहेंगे ये दुनिया खूबसूरत रहेगी। इसलिए अदब पर जो वक्त सर्व किया जाता है वो ज़ाया नहीं जाता, वो बहुत कारआमद साबित होता है।